गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जितने भी जो फ्लावर्स हैं या फिर जो भी हम जो सेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, डीओ वगैरह, परफ्यूम्स, रिच कलर्स हैं जो कि हमें अट्रैक्ट करते हैं सारे के सारे फ्लावर्स के, वो सब किसका रिजल्ट है? तो वो सब रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जैसे कि हम सब जानते हैं प्लांट के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब इस रिप्रोडक्शन से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिलते हैं? फ्रूट्स एंड सीड मिलते हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, फ्लावर क्या एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है। अब नॉर्मल से अगर मैं ह्यूमंस के केस की बात करूँ तो ह्यूमंस की रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ किस वे में, कि ताकि हम अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर सकें, लाइक एस्थेटिक, सोशल, ऑर्नामेंटल, कल्चरल, या हम अपनी फीलिंग्स को शो कर सकते हैं, अपने इमोशन को शो कर सकते हैं, है ना, लव एंड अफेक्शन, ये सारी फीलिंग्स को थ्रू द फ्लावर्स। लेकिन अगर मैं बायोलॉजिस्ट की बात करूँ तो बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि भाई फ्लावर हमारे लिए एम्ब्रियोलॉजिकल एक मॉर्फोलॉजिकल मार्बल है या फिर साइट है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। तो इससे क्या समझ में आया? ह्यूमंस का केस में अगर हम बात करें तो फ्लावर्स की कोई ऐसी कोई अलग से वैल्यू नहीं है, सिर्फ हम अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फ्लावर्स को, राइट। बट अगर बायोलॉजिस्ट की बात करें तो वो एम्ब्रियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल मार्बल है जहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हुआ करता है, राइट। अगर मैं अब आगे बात करूँ फ्लोरिकल्चर क्या है, तो नाम से समझ पा रहा, फ्लोरी कल्चर मतलब हम किसी तरीके से हम किसी चीज़ की ग्रोथ करवा रहे हैं। अब फ्लोरी मतलब फ्लावर्स की ग्रोथ करवाएंगे और उसको मार्केटिंग करवाएंगे फ्लावर्स की, इसी को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो दोबारा से बता दूं मैंने इस पेज में क्या कहा, जितने भी हमारे पास फ्लावर्स हैं, सेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, रिच कलर्स हैं, वो सब हमको अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो आखिर चीज़ें हैं क्या? तो वो रिजल्ट किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। अब इससे हमें मिलेगा क्या? तो हमें मिलते हैं फ्रूट्स एंड सीड। फ्लावर एक क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन है। ह्यूमंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर बायोलॉजिस्ट की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल मार्बल या फिर साइट है जहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ करता है। फ्लोरिकल्चर क्या है? ग्रोथ करवाना, मार्केटिंग करवाना फ्लावर्स का, राइट। अब सुनो, अब आगे हमारे आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन के नाम से समझ में आ रहा है यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम सारी बात करने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर हम कुछ ना कुछ देखेंगे। नॉर्मल सी बात इमेजिन करो, अब अगर एक छोटे बच्चे से हम जो मैच्योर हो जाते हैं उसमें भी कितना टाइम लगता है। हमारी बॉडी में काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना, इमोशनल चेंजेस होंगे, मेंटल चेंजेस होंगे, तब जाके हम एक मैच्योर पर्सन बनते हैं। उसी तरीके से हमारे फ्लावर है, नॉर्मल सी मतलब प्लांट आगे क्या देगा? फ्लावर ही बनाने वाला है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी, डिफ्रेंशिएशन होगा, राइट। उसके बाद जाके फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा और फिर फ्लोरल बड में से इन्फ्लोरेसेंस रिलीज होगी, अब बनेगा मेरा फ्लावर। तो इससे हमें क्या समझ में आया? हमें फ्लावर बनवाने के लिए कुछ ना कुछ प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करवाने पड़ते हैं, तब उसकी ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन होगी, फिर फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा, देन हमारे पास फ्लोरल बड्स, इन्फ्लोरेसेंस वगैरह बनेंगे, तो जाके हमारा पूरा का पूरा फ्लावर बनेगा, राइट। अब जो हमारा जो फ्लावर बना है, अब मैं अगर मेल की बात करूँ और एक फीमेल की बात करूँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या आते हैं? एंड्रोशियम, राइट। और मैं फीमेल की बात करूँ तो नाम आएगा गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम को बोलते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और गाइनोशियम हो गया हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब एंड्रोशियम के अंदर काफ़ी सारे स्टैमन्स होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज स्टैमन। स्टैमन ऐसा इस तरीके का होता है। ये ऊपर का पोर्शन, इसका भी एक नाम है एंथर कहते हैं। जो नीचे का पोर्शन ये भी क्या है? मेरा फ्लामेंट है। तो इस पेज में मैंने क्या कहा कि प्री फर्टिलाइजेशन कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, चेंजेस होते हैं हमारे फ्लावर के अंदर, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी, डिफरेंशिएशन होगा, फिर फ्लोरल प्राइमोडियम, फिर फ्लावर बनेगा तुम्हारा, राइट। अब मेरे पास एक मेल स्ट्रक्चर होता है, एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। मेल वाले को बोलेंगे एंड्रोशियम, फीमेल वाले को बोलेंगे गाइनोशियम। एंड्रोशियम के अंदर काफ़ी सारे स्टैमन्स मिलते हैं। स्टैमन क्या है? यही वाला पार्ट है, इसी को हम मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इस स्टैमन के दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर का पोर्शन होगा दैट इज एंथर और जो नीचे का होगा दैट इज फिलामेंट, राइट। अब ये फिलामेंट नीचे किससे जुड़ी होगी? ये वाला जो पोर्शन में बना रही ये होगा तुम्हारा थैलेमस, ठीक है। तो देखो, अब स्टैमन के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। फिलामेंट तो हो गई हमारी लंबी सी स्टॉक और एंथर हो गया ऊपर की तरफ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो सुनो, फिलामेंट क्या है? एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्टॉक है। ये अटैच किससे? नीचे थैलेमस से अटैच है,
राइट। अब ये जो स्टैमन के जो नंबर हैं या फिर जो लेंथ है वो डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग फ्लावर्स के अंदर। हो सकता है उसके अंदर अलग हो, उसके अंदर ज़्यादा हो, उसके अंदर कम हो। तो फिलामेंट क्या एक लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्टॉक है जो कि हमारा नीचे थैलेमस के थ्रू अटैच होता है। तो दिस इज़ माई फिलामेंट एंड ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ थैलेमस, जहाँ पे मेरा ये फिलामेंट अटैच है। दूसरा नंबर हो गया, लेंथ हो गया स्टैमन का, वो वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़ टू डिफरेंट स्पीशीज़। अब मैं अगर बात करूँ एंथर की, दैट इज़ माई एंथर। अब एंथर मैं ऐसे बना रही हूँ, इसका मतलब एंथर क्या है, बाइलोब्ड। मतलब ये तुम्हारा एंथर मान लो, इसको मैंने 2 लोब में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ बाइलोब्ड। इसके अलावा हमारा क्या कहते हैं, हर लोब हमारे, देखो ये बाइलोब्ड तो हो गया, इसके बाद बोला हमारा डाइथिकस होता है एंथर। बाइलोब्ड भी हो गया, डाइथिकस, यानी एक ही थीका के अंदर मैंने दो पार्ट बना दिए। ये देखो, ये मेरे बाइलोब थे, अब एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया, इनको मैंने डिवाइड कर दिया तो बना एक ये थीका, एक ये थीका, तो डाइथिकस बना। देखो मान लो ये हमारा ये है, तो ये वाला पोर्शन मैंने क्या बनाया, बाइलोब्ड। अब बोला है जो तुम्हारे जो दो, ये एक लोब ये बचा, एक लोब ये बचा, ये दोनों को दोनों क्या है, डाइथिकस। तो हमारे कितने बन गए, एक तरीके से 1 2 3 4, कितने लोब्स बने, 4 लोब बन गए हमारे। ठीक है, तो ये वाला हमारा यहाँ पे होता है कि एंथर हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, उसके पास 2 थीका होते हैं, ऐसे करके तुम्हारा बाइलोब्ड होगा ये, और फिर इसमें 2 थीका भी बन जाएंगे, इसे कहेंगे डाइथिकस। इसके अंदर बनेंगे 4 तुम्हारे माइक्रोस्पोर। तो एक तरीके से एंथर क्या हो गया हमारा, 4 साइडेड हो गया, जिसके अंदर 4 क्या बने, माइक्रोस्पोरेंजिया बने। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके क्या बनाएंगे, पोलन सैक बनाएंगे। तो देखो मैं दोबारा बता दूँ, जैसे कि जो हमारा एंथर है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, 2 थीका प्रेजेंट होंगे। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल की बात करूं, बट अगर मैंने उसको कट करके देखा ना, अगर देखो लॉन्गिट्यूडनल तो मैंने ऐसे बात की, ये रहा एक ये बाइलोब्ड इधर, बाइलोब्ड इधर, ठीक है, एक ये लोब एक ये लोब। बट अगर मैंने इसको काट के देखा, मैंने इसको ट्रांसफर सेक्शन किया ऊपर से, तो मुझे दिखा कि उसके पास 2 थीका हैं। तो कितने लोब हुए, तो उसके पास 4। अब इस 4 लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है ऑलरेडी, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके क्या बनाएंगे, पोलन सैक बनाएंगे। ठीक है, तो दोबारा देखो हमारे पास एक तरीके से एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर का नाम होता है स्टैमन। स्टैमन के 2 पार्ट है, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है ये वाला, दैट इज़ योर फिलामेंट। अटैच किससे होता है ये, थैलेमस के थ्रू। ठीक है, इसकी जो नंबर है, लेंथ है, वेरी कर सकता है डिफरेंट स्पीशीज़ टू डिफरेंट स्पीशीज़। अब अगर मैं बात करूँ एंथर की, तो एंथर क्या है हमारा, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ये दो लोब बना दिए, कब, जब मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा। बट जब मैंने इसको कट करके देखा ट्रांसवर्सली, तो मैंने देखा इसके पास डाइथिकस है, यानी बाइलोब्ड भी और डाइथिकस। अगर ये डाइथिकस है तो कितने लोब हो गए, 4 लोब हो गए। 4 लोब के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनेगा आगे जाके, पोलन सैक बनने वाला है। राइट, अब देखो आगे हमारे पास, अब जो मैंने जो 4 जो बनाए थे ना, मैंने ये बनाए थे माइक्रोस्पोर बने थे। अब मैं इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से स्ट्रक्चर देखने वाली हूँ कैसे होते हैं। तो सारे के सारे सर्कुलर होंगे, तो अपीयर सर्कुलर इन आउटलाइन। राइट, इसके पास 4 वॉल्स होती हैं। 1 मिनट देखो, ये 4 लोग, ये रहा 1 2 3 4। ठीक है, कैसी शेप है इनकी, सर्कुलर शेप है। राइट, इसके पास 4 लेयर होती हैं। एपिडर्मिस हो गई ये वाली, जो कि बाहर की लेयर है, एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर। एंडोथीशियम हमारी हो गई एंडो यानी अंदर की लेयर हो गई, एंडोथीशियम अंदर की लेयर, इनर लेयर। ओके, एक बीच में दिख रही होगी मिडिल लेयर एपिडर्मिस और एंडोथीशियम के बीच की लेयर है, जिसको कहते हैं मिडिल लेयर। तो बाहर के जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये वाली तुम्हारी क्या करेंगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये तीनों की तीनों क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करेंगी। इसके अलावा हमारा जब एंथर जब मैच्योर हो जाएगा ना, तो वो अपने पोलन ग्रेन्स को भी बाहर निकालेगा। तो बेटा उस वाली प्रोसेस को बोलेंगे हम एक तरीके से डेहिसेंस। तो यानी कि मेरा ये प्रोटेक्शन में भी काम कर रहा है, एक तो प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसके अलावा उसको वो डेहिसेंस करवाने में भी हेल्प कर रहा है। डेहिसेंस मतलब मैच्योर हो गया, तो अब उसको बाहर निकालने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। राइट, अब देखो
तो मेरे पास कितनी लेयर्स हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, तुम्हारे पास मिडिल लेयर हो गई और एक टैपेटम। एपिडर्मिस बाहर की, एंडोथीशियम सबसे अंदर की, मिडिल लेयर एपिडर्मिस और एंडोथीशियम के बीच की लेयर हुई और टैपेटम बताती हूँ भी। तो ये 3 लेयर हुई हमारी जो कि प्रोटेक्शन कर रही है और साथ में डेhiscence का भी काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम ध्यान से देखो, एक टैपेटम लेयर भी प्रेजेंट है। ये टैपेटम सबसे एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम तो नहीं करेगी बिल्कुल भी। टैपेटम क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि देखो अभी हमारा एंथर मैच्योर हुआ नहीं है, उसको खाने पीने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। तो टैपेटम क्या करेगा, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, मतलब जो अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ताकि वो आगे मैच्योर हो जाए, ठीक है। तो देखो माइक्रोस्पोरेंजियम का देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन। सर्कुलर है, आउटलाइन में भी दिखाया। 4 वॉल्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। ये जो 3 लेयर हैं ये तो सिर्फ प्रोटेक्शन और डेhiscence का काम करेंगी ताकि वो पोलन को बाहर रिलीज कर दे। अब जो अंदर की लेयर है टैपेटम, दैट इज इनर मोस्ट लेयर है, नरिश करेगी डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। मैंने भी कहा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। नरिशमेंट देती क्यों है भाई, जब खुद के पास जब खाना होगा तो ही तो कोई दे पाएगा ना। तो इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब सुनो, अब ना जब मेरा जो एंथर यंग होता है ना, तो एक तरीके से सेल्स बना लेता है जिसको कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। सुनो देखो, यहाँ पे स्पोरोजीनियस टिश्यू आपको दिख रहा होगा। स्पोरोजेनियस टिश्यू इनके अंदर भरा रहता है। देखो 4 थे ना तुम्हारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया, उन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन भरा हुआ है, चारों के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू भरा हुआ है। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू कैसे बना, जब मेरी काफ़ी सारी सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज थी एक दूसरे के साथ, तो जाके बना मेरा स्पोरोजीनियस टिश्यू बना है, ठीक है। तो देखो जब एंथर यंग था, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल थी, उन्होंने जाके क्या बनाया, स्पोरोजीनियस टिश्यू। कहाँ पे प्रेजेंट है अभी मैंने बताया आपको, सेंटर में प्रेजेंट होता है, राइट। अब मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ लो, जहाँ पे भी जेनेसिस वर्ड आए इसका मतलब मैं फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। किसकी फॉर्मेशन, जब आगे लिखा हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोरेंजियम की ही फॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर ही बनवाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो अभी मैंने कहा जब एंथर एक तरीके से मेरा जब आगे आगे बढ़ेगा, मैच्योर होना स्टार्ट करेगा, तो अंदर जो स्पोरोजेनियस टिश्यू था, जो भी मैंने दिखाया था, जो सेंटर में लोकेटेड था, राइट, जो अंदर की तरफ जो भरा हुआ था स्पोरोजेनियस टिश्यू था, वो आगे जाके मेरा मियोसिस करने लगेगा, मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगा। और कितने बने थे मेरे को पहले से ही पता, 4 बने थे, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड उसने ऑलरेडी बना दिए, ठीक है। अब सुनो, ये 4 बने हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड। चारों के पास ना कैपेबिलिटी है कि वो आगे जाके पोलन ग्रेन को आगे बना सकते हैं। यानी जितना भी जो स्पोरोजेनियस टिश्यू था ना हर सेल के अंदर, हर एक तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन सब के पास कैपेसिटी है कि ये सारे के सारे पोलन ग्रेन को बनवा सकते हैं, राइट। तो अब मेरा क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। अब नॉर्मल सी बात है, हम भी अपने पेरेंट्स से आए, इसी तरीके से जो पोलन ग्रेन है वो भी कहीं ना कहीं से आएगा। तो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है पीएमसी, मतलब पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्योंकि मैं माइक्रोस्पोर की बात करूँ या पोलन की बात करूँ, मैं दोनों के इसकी बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो पीएमसी या एमएमसी, इसके थ्रू मेरी फॉर्मेशन होगी माइक्रोस्पोर की, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जैसे अंतर मैच्योर हो गया, सारा का सारा जो अंदर जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट बाहर निकल के चले जाएंगे। ये देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोर सारे निकल गए। तो ये होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दोबारा देखो, एंथर जैसे डेवलप हुआ, अब एंथर के अंदर क्या भरा हुआ था, स्पोरोजेनियस टिश्यू। ये स्पोरोजेनियस टिश्यू आगे करेगा, मियोसिस की डिवीजन करेगा। मियोसिस जैसे हो जाएगी तो मेरे पास कितने बने थे, 4 के 4 टेट्राड बने थे, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड हमारे पास बन जाएंगे। अब इन सबके पास क्या है, कैपेबिलिटी है कि ये सारे के सारे बना सकते हैं मेरे पास पोलन ग्रेन। बट हमारे पास पीएमसी और एमएमसी आती है जो कि मेरे क्या बनवा देती है, पोलन ग्रेन बनवा देगी। पीएमसी क्या है, पोलन मदर सेल, राइट। तो अब मेरा जैसे एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये सारे के सारे ये जो लोब हैं इसमें से मेरा एंथर डिसोसिएट हो जाएगा और बाहर निकल के आ जाएगा। ये सारी की सारी होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
तो अब अपना टॉपिक आता है पोलन ग्रेन। अभी हमने बना के देखा, हमने क्या देखा, जब एंथर मैच्योर हुआ था तो यहाँ से क्या डिसोसिएट हुए थे, पोलन ग्रेन। अब मैं पोलन ग्रेन की ही बात करने वाली हूँ और पोलन ग्रेन ही हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है। समझना, ये पोलन ग्रेन ही है जो कि स्टिग्मा के अंदर जाएगा, आगे तुम पढ़ने वाले हो, राइट। तो सुनो, पोलन ग्रेन मेरे पास मेल गैमेटोफाइट है। इसका अलग अलग साइज हो सकता है, कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, ठीक है। वो वेरी करेगा फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़ टू डिफरेंट स्पीशीज़। हो सकता है इस स्पीशीज़ के अंदर अलग हो, उस स्पीशीज़ के अंदर हमारा अलग हो। होता कैसा है, हमारे पास स्फेरिकल टाइप का होता है। साइज याद रखो 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। देखो यहाँ पे मैंने शेप दिखा रखी है, अलग अलग तरीके के पोलन ग्रेन, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो ये सिंपल सा मैंने क्या कहा, पोलन ग्रेन हमारे पास क्या है, मेल का गैमेटोफाइट है। इसका साइज, कलर, शेप जो भी है वो सब वेरी कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज टू डिफरेंट स्पीशीज। अगर मैं बात करूँ हमारे पास जो कि कैसीज की शेप होगी, स्फेरिकल शेप होगी, 25 to 50 माइक्रोमीटर हो सकता है डायमीटर के अंदर। ये डिफरेंट मैंने इस शेप यहाँ पे दिखा रखी है। इसके बाद अब सुनो, हमारे पास जो पोलन ग्रेन है ना, उसकी ना हमारे पास 2 लेयर्स होती है। कितनी लेयर होंगी, 2। मान लो एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर होगी। तो सुनो, बाहर वाली तो होगी मेरे पास एक्साइन और अंदर वाली मेरे पास क्या होगी, इंटाइन। तो मेरे पास कितनी लेयर हुई, 2 लेयर्स होती है हमारे पास, एक अंदर वाली इंटाइन, एक बाहर वाली एक्साइन। तो सुनो, अब नाम से ही समझ में आ रहा है एक्साइन एग्जिट, यानी कि जो चीज़ बाहर प्रेजेंट है। तो बाहर की लेयर का नाम क्या होगा, एक्साइन। आउटर मोस्ट लेयर होती है, हार्ड होती है। तुम खुद ही बताओ, तुम अपने घर को स्ट्रॉन्ग रखते हो ना, अच्छे से बनाओगे ना, अंदर की जो सामान, जो भी तुम रूम वगैरह बना रहे हो, वो ज़रूरी नहीं वहाँ इतना पैसा लगाओ, बट जो बाहर की जो हमारी जो बाउंड्री वगैरह होगी वो हम हार्ड रखते हैं, राइट। लेकिन इंटाइन क्या है, अंदर की लेयर होती है, ठीक है। तो एक्साइन क्या, बाहर की, इंटाइन के अंदर की लेयर। अब सुनो, एक्साइन हमारे पास, मैंने भी कहा हमें बेटा बाहर की चीज़ अच्छे से बनवानी है ना, अच्छे से हमें मटेरियल यूज़ करना है। वो मटेरियल में अगर पोलन ग्रेन की बात करूँ तो वो होता है स्पोरोपोलिनिन। क्या होगा, स्पोरोपोलिनिन। तो सुन लो, हमारी एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। हमारे पास ये स्पोरोपोलिनिन हमारे पास पोलन ग्रेन को बचा के रखती है। मतलब कितना भी, चाहे टेम्परेचर हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, एसिड हो, अल्कली, मतलब एसिड बेस किसी में भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो स्पोरोपोलिन की वजह से तुम्हें खुद नहीं लगता हमारा पोलन ग्रेन सिक्योर है, बचा हुआ है। तो याद रखना, एक्साइन होती है बाहर की लेयर, बनी हुई होगी स्पोरोपोलिन के अंदर, राइट। अब सुनो, हमारे पास ना जो स्पोरोपोलिन है, सुनो, ये मेरी एक्साइन थी, ये मेरी इंटाइन थी। अब ये वाली जो, मान लो ये एक जगह ऐसी है जहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है। तो अब खुद बताओ, जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस ही नहीं लगाया तो क्या वो चीज़ अच्छे से बनी हुई होगी, नहीं। तो इसी तरीके से सुनो, मेरे पास एक अपर्चर होता है, यानी ये जो मेरी एक्साइन थी ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है, इसको कहते हैं जम पोर। ये जम है, GERM, इसको ठीक कर, जम पोर होता है। यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। अब याद रखना, मैं आगे समझाने वाली हूँ ये स्पोरोपोलिन यहाँ पे प्रेजेंट क्यों नहीं है। नॉर्मल सी बात है, अगर देखो यहाँ पे पूरे पे प्रेजेंट होता तो एक तरीके से एयर, कुछ भी चीज़ अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी। तो हमें जो पोलन ग्रेन जो अंदर बैठे हैं उसको भी तो बाहर निकलना है, तो वो किसके थ्रू निकलेंगे, जम पोर के थ्रू बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा आगे पढ़ाने वाले हैं इसको, ठीक है। तो सुनो, अब इंटाइन क्या है, अभी मैंने बताया अंदर की लेयर होगी, राइट। पतली होगी तो मैंने भी बोला अंदर की जरूर नहीं ज़्यादा सिक्योरिटी दे, कॉन्टिन्यूस होगी, पूरे पैटर्न में बनी हुई होगी। ये बनती किससे है, पैक्टिन और सेलुलोज के थ्रू। अब सेलुलोज तुम्हें पता ही प्लांट्स के अंदर मिलता है, तो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होगी, अच्छे से पैकिंग करवा रखी है हमने अंदर की सामान की, राइट। अब सुनो आगे, अब हमारे पास ना देखो, ये तो मैंने बात की थी एक्साइन इंटाइन 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब ज़रा मैं देखूँ, ये देखो बाहर की एक्साइन, ये अंदर की इंटाइन। बट जब मैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म की बात करती हूँ, अब देखो बाहर तक तुमने देख लिया, अब थोड़ा घर के अंदर चलते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सुनो, जो साइटोप्लाज्म है ना हमारे जो पोलन ग्रेन का, उसके पास 2 सेल्स होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल। अब नाम से ही तुम्हें समझ आ रहा है, वेजी मतलब खाना, तो समझ लेना पहले तो ये इसके पास बहुत सारा खाना प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब खाना कैसे होगा भाई, जब इसके पास स्पेस होगा तो ही, यानी ये मेरे पास बिगर साइज की होती है, इसके पास काफ़ी सारे न्यूक्लियस रिजर्व में रहते हैं,
ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल हमारे पास क्या करेगी, अबंडेंट फूड को स्टोर करके रखती है। अब सुनो, जनरेटिव सेल नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ जनरेट करने वाली, आगे समझाऊंगी क्या होता है। अब सुनो, जनरेटिव सेल काफ़ी स्मॉल होती है। देखो तो मैं एक बार बताऊं, मानो ये तुम्हारे पास एक एक साइटोप्लाज्म मानो पोलन ग्रेन का, ये सारा मानो तुम अपने पास वेजिटेटिव सेल, और अंदर मानो तुम थोड़ी सी छोटी सी तुम्हारे पास जनरेटिव सेल। ये जो तुम्हारे पास जो जनरेटिव सेल है ये इसके अंदर फ्लोट कर रही है। किसके अंदर फ्लोट कर रही है, हमारे पास वेजिटेटिव सेल के अंदर। तो सुनो, हमारे पास देखो ये मेरे पास वेजिटेटिव सेल, ये मेरे पास देखो पूरी एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल अभी मैंने कहा काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस होता है, देखो कितना बड़ा साइज है इसका, ठीक है। जनरेटिव सेल देखो कितनी चुन्नी सी सेल है। तो सुनो, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है काफ़ी राउंड होता है, और इसका कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड का होता है हमारी जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। और ये किसके अंदर फ्लोट कर रही है, वेजिटेटिव सेल के अंदर। नॉर्मल सी बात है, क्यों फ्लोट कर रही होगी, ताकि इसको न्यूट्रिशन वहाँ से मिलता रहे। न्यूट्रिशन कौन देगी, वेजिटेटिव सेल इसको परफॉर्म करके देगी, ठीक है। तो जनरेटिव सेल स्मॉल होती है। साइटोप्लाज्म किसके अंदर फ्लोट कर रही है, वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रही है। कैसा न्यूक्लियस होगा, स्पिंडल शेप्ड होगा। साइटोप्लाज्म होता है, हाँ जी, न्यूक्लियस भी इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, नॉर्मल सी बात है। दो हमारे पास एक्साइन और एंटाइन दो लेयर होते हैं, एक्साइन बाहर की, एंटाइन अंदर की। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होगी, एंटाइन हमारी पेक्टिन सेलुलोज की बनी होती है। अंदर जाके देखा साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरीके की सेल मिली, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कैसी है, काफ़ी बड़ी है। जनरेटिव सेल कैसी, काफ़ी छोटी है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है राउंड राउंड है और काफ़ी सारा उसके पास साइटोप्लाज्म है। जनरेटिव सेल के पास भी न्यूक्लियस है, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये जनरेटिव सेल किसके अंदर फ्लोट करेगी, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ताकि इसको क्या मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे। पोलन ग्रेन की जो पोलन ग्रेन कैसे शेड होगा, किस तरीके से होगा, तो सुनो। कुछ तो ऐसे पोलन ग्रेन तो जो कि 2 सेल स्टेज पे गिर जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं। मतलब एक तो वेजिटेटिव सेल थी, एक जनरेटिव सेल थी। तो ऐसे कितने होते हैं, 60% फ्लावर्स होंगे। कुछ होते हैं 40%, ये है मैच्योर वाले, वो कहते हैं नहीं नहीं, पहले वेजिटेटिव सेल है एक जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल से मैं 2 मेल गैमेट बनवा लेता हूँ, यानी पहले मैं मैच्योर हो जाता हूँ तो जाके मैं बनवाऊंगा अपने, तो जाके मैं रिलीज आउट होऊंगा। तो हमारे पास पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे भी गिर सकता है और 3 सेल स्टेज पे भी। 2 सेल वाले पे कितने होंगे, 60%। कौन सी सेल इसके पास, सिर्फ वेजिटेटिव और जनरेटिव। अगर मैं बात करूँ 3 सेल की, 3 सेल वाले कितने हैं, 40%। कितनी सेल इसके पास, 1 वेजिटेटिव सेल और 2 तुम्हारे पास क्या, मेल गैमेट। तो कितनी सेल हुई, 3 सेल हुई। देखो पोलन ग्रेन हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अभी आगे अच्छा ही बताऊंगी, पहले बुराई पढ़ लेते हैं। पोलन ग्रेन काफ़ी तरीके की एलर्जी कॉज करते हैं, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी बीमारियां करते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, राइट। कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रॉनिक डिसऑर्डर करते हैं हमें, जैसे अस्थमा, एम्फीसीमिया। अस्थमा में पता ही है, एम्फीसीमिया में पता ही है, राइट। अब सुनो, ये हुआ कैसे, एलर्जी होती कैसे है। तो भाई हमारे पास ना गाजर आई, कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नाम याद कर लो, पार्थेनियम। ये कैरेट ग्रास कौन लेके आया, भाई हमें लेके आए थे। तो इंपोर्ट किया है हमने वीट को, उसके थ्रू आ गया हमारे पास कंटामिनेटेड कैरेट ग्रास, जिसकी वजह से हमें पोलन एलर्जी होती है, राइट। अब सुनो, अभी मैंने कहा अच्छाई की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास पोलन के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होंगे, सुनो। पहली बात बेटा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर। अभी देखा हमने, पोलन टैबलेट को हम यूज़ कर रहे हैं, यानी पोलन को खुद गोलियों की तरह यूज़ कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह। हम सिरप्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी जो फॉरेन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनको यूज़ कर रही हैं सिरप्स के फॉर्म में। इसके अलावा हमारे जो एथलीट्स हैं, राइट, और जो घुड़सवार रेस हॉर्स, वो भी इन सबको यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करवा सके। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी अच्छाई बताई गई कि खाने पीने में यूज़ कर रहे हैं। तो देख लो यहाँ पे सिरप्स वगैरह गिवन है, ये सारी टैबलेट्स वगैरह गिवन है, इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब पोलन की वायबिलिटी क्या है। देखो वायबिलिटी मतलब कितनी एक्सपायरी डेट है, नॉर्मल सी बात है। देखो हर चीज़ की अपनी एक्सपायरी डेट होती है, खाने की भी होती है। तो इसी तरीके से हमारे पोलन की भी एक एक्सपायरी डेट है, यानी वो कब तक सर्वाइव, कब तक वो वायबल है, ठीक है। तो सुनो, जैसे ही वो वहाँ से निकल गया, शेड हो गया, ठीक है, अपने जो मेच्योर हो गया जैसे एंथर, वो पोलन ग्रेन को बाहर रिलीज करेगा, ठीक है। कुछ तो करते 2 सेल पे, कुछ करते 3 सेल पे। 2 सेल पे बताया मैंने भी 60% करेंगे, और 3 सेल पे कितने करेंगे, 40% करेंगे। अब उनका अल्टीमेट एम क्या है कि भाई जाके पॉलिनेशन करना है, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना है। स्टिग्मा क्या है भी बता देती हूँ। स्टिग्मा बेटा ऐसे हमारे पास
देखो ये मेरे पास फीमेल का बता रही हूँ, ऊपर है ये स्टिग्मा, ये स्टिग्मा का पूरा ये फीमेल पार्ट है। देखो ये स्टिग्मा, ये लंबी सी स्टाइल है, ठीक है, ये नीचे का पार्ट ओवरी है। तो यहाँ से मान लो ये पोलन आ रहा है, किसके ऊपर आके बैठेगा, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको भी। तो सुनो, जैसे ही मेरे पास शेड हो गया तो लैंड करना है उसको कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर। कब, उसको वायबिलिटी उसको लॉस नहीं करनी है, यानी एक्सपायरी डेट से पहले उसको लैंड करना है ताकि वो वहाँ पे पॉलिनेशन वगैरह करवा सके, ठीक है। अब बेटा जी इसका ना जो रेट है वो डिफरेंट हो सकता है किसी की ज़्यादा लाइफ हो, किसी की लाइफ स्पेन थोड़ी कम हो, ठीक है। तो डिपेंड करेगा वहाँ के टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूँ हमारे पास सीरियल्स की, लाइक चावल, व्हीट, इन सब की बात करें तो उनकी जो वायबिलिटी पीरियड है तो वो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे तक का है, यानी अगर आधे घंटे तक उसे कोई भी स्टिग्मा नहीं मिली तो वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। अगर मैं बात करूं हमारे रोजेसी की, लेग्यूमिनेसी की, सोलेनेसी फैमिली की, तो उनकी बेटा जी मंथ्स तक होती है, 2-3 महीने तक आराम से वो सर्वाइव कर सकते हैं। 2-3 महीने तक अगर उनको नहीं मिला स्टिग्मा वगैरह तो वो भी डेड हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नाम से ही समझ में रहा आर्टिफिशियल, जो कि हमने खुद किया है। अब इंसेमिनेशन क्या है, सुनो, जैसे कि ना हम पोलन ग्रेन्स जो मेरे पास मिले उसको मैं स्टोर करवा सकती हूँ आगे फ्यूचर के लिए, जैसे करवाते भी हैं लोग। उसको कैसे हम स्टोर करेंगे पोलन ग्रेन को, सालों साल तक हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, यानी देखो ये लिक्विड नाइट्रोजन है, इसके अंदर पोलन ग्रेन को यहाँ पर डलवा दो, बट टेम्परेचर होना चाहिए कम। तो टेम्परेचर कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस, तभी ही जाके तुम पोलन ग्रेन को वहाँ पे रख सकते हो, स्टोर करवा सकते हो सालों साल तक। अब ये स्टोर हम कैसे कर पा रहे हैं, अभी मैंने बताया था स्पोरोपोलिन प्रेजेंट थे एक्साइन के पास में, ठीक है। वो स्पोरोपोलिन क्या है, एक तरीके से पोलन ग्रेन को फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व करने में हेल्प कर रही है, तभी तो मैं इनको यूज़ कर पा रही हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाती।